बिहार के मुसलमानों को एक बड़ा चेहरा, बड़ा विकल्प दिख रहा है उनमें। देखिए, वैसी भाजपा को कितना डैमेज करेंगे ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, महागठबंधन के लिए काल बनकर आ जाएंगे। दोनों गठबंधनों को प्रशांत किशोर इक्वली डैमेज करेंगे, चाहे बना चाहे। प्रशांत किशोर मैन टू मैन वॉरफेयर के लिए जाने जाते हैं। बिल्कुल। बिहार के 243 सीटों पर 243 रणनीतियों के तहत अगर कोई एक पार्टी उतरेगी तो वो प्रशांत किशोर की पार्टी। दोनों गठबंधन इक्वली बैलेंस्ड है। बिल्कुल बिल्कुल। मुकेश सहनी के आने की वजह से तेजस्वी काफी मजबूत हो जाते हैं, वहीं कांग्रेस थोड़ा पेच फंसा रही है। रामविलास पासवान अलग मिट्टी के थे, वो उस धारा के विपरीत भी बह लेते थे, नाव भी बहा लेते थे, लेकिन उसका उनको खामियाजा कितना भुगतना पड़ा है ये वो और चिराग पासवान दोनों जानते हैं। विशेष पंचनामा में आज आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और आज फिर से हम नमन जी के साथ जुड़ गए हैं। विशेष पंचनामा में आज हम वो बातें आपको बताने के लिए पहुंचे हैं जहां लगातार इस बात की चर्चा भारत लाइव के माध्यम से और भी जगहों पर आप सुन रहे होंगे कि आने वाला जो 2025 का चुनाव होगा वो एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा। आने वाले जो आजादी के 100 साल पूरे होने जा रहे हैं उस बीच के राजनीति को एक नई दिशा और दशा बिहार से ही दिया जाएगा, क्योंकि आपको पता ही है कि बिहार राजनीतिक रूप से काफी समृद्ध राज्य है और यहाँ जो फैसले होते हैं उन फैसलों का असर देश भर में होता है। यानी 2026 के चुनाव से पहले बिहार जो फैसला करेगा उस फैसले में बहुत सारी चीजें नजर आएंगी, परिसीमन नजर आएगा, उसके बाद वन नेशन वन इलेक्शन नजर आएगा। तो कई ऐसी घोषणाएं हैं और कई ऐसे कानून हैं जो पास करके रखे हुए हैं इस इंतजार में कि आगे क्या कुछ होता है। इन्हीं सब कड़ियों को लेकर के जो बिहार में चुनाव होने वाले हैं और बिहार के चुनाव में जो वर्तमान स्थिति है उसमें कहा यह जा रहा है कि हंग असेंबली जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जैसा 2005 में हुआ था और जैसा हमने 2000 में देखा है। उससे पहले भी कई बार ऐसा देखने को मिला है। 2005 में सरकार नहीं बनी थी, लेकिन इस बार जो परिस्थितियां हैं वो सभी समझ रहे हैं और यही वो विषय है जिस पर हम आज चर्चा करेंगे और क्यों यह स्थिति उत्पन्न हुई है इस पर भी हम चर्चा करेंगे। नमन जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। आपके पंचनामा में आज मैं विशेष रूप से जुड़ा हूँ और आप चूंकि पटना में नहीं है, तो ऐसी स्थिति में बिहार की राजनीति में जो उथल पुथल मचा हुआ है उस पर आपकी जो एक्सपर्ट ओपिनियन है वो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद भी आती है और जरूरी भी हो जाती है। बिहार में जो वर्तमान स्थिति बनी है उसमें ऐसा लगता है कि चुनाव होने के बाद जो परिणाम आएंगे वो किसी के पक्ष में जाते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। जो परिस्थितियां वो बता रही हैं उसके आधार पर आपको क्या लगता है, क्या हंग असेंबली होने की स्थिति है? देखो, चुनाव के ऐन मौके पर बिहार में नीतीश तेजस्वी दोनों के लिए ग्रहण की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जी, बड़ा कांड हो गया है। अब डरावने चेहरे बिहार में आ गए हैं। इन डरावने चेहरों से बिहार की राजनीति पट गई है और ये तो चर्चा आम बात है कि त्रिशंकु सरकार इस बार हो सकती है। इसकी प्रबल संभावनाएं हैं। इसकी संभावनाएं इसलिए हैं क्योंकि बिहार में पहली बार 2005 के बाद एक ऐसी परिस्थिति बन रही है जिसमें मुझे लग रहा है कि जो रामविलास पासवान ने किया था 2005 में, उसके बाद कोई नेता बिहार में उस तीसरी ताकत में उतना मजबूत नेता फिर नहीं हुआ, नहीं आया जी, को पैदा होने नहीं दिया। रामविलास पासवान अलग मिट्टी के थे, वो उस धारा के विपरीत भी बह लेते थे, नाव भी बहा लेते थे, लेकिन उसका उनको खामियाजा कितना भुगतना पड़ा है ये वो और चिराग पासवान दोनों जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कायदे से नीतीश कुमार ने चिराग पासवान को भी निपटा दिया था, लेकिन वो लड़ झगड़ कर अपने पिता के खून है विपरीत दिशा में नाव चलाकर वो भी पार कर गए। अभी पूरा पार नहीं किए, जब तक मुख्यमंत्री की कुर्सी तक ना पहुंच जाए तब तक वो भी बेतरनी पार उनका नहीं माना जाएगा। लेकिन रामविलास पासवान के 2005 के कांड के बाद पहली बार बिहार में कुछ मजबूत चेहरे तीसरे मोर्चे में नजर आ रहे हैं। इनमें से कुछ चेहरे तो तीसरे गठबंधन का हिस्सा होंगे, लेकिन कुछ चेहरे जो हैं वो एकदम मूर्धन्य होंगे, अकेले हो, अपने दम पर होंगे। बिल्कुल। उसकी पूरी लिस्ट आपके पास है। हम शुरू करेंगे सबसे मजबूत लिस्ट से, मजबूत चेहरों से। और मैं ये क्यों कह रहा हूं कि 2005 वाली स्थिति इस बार हो सकती है, इसका एक बहुत बड़ा कारण है, दोनों गठबंधन इक्वली बैलेंस्ड है। बिल्कुल बिल्कुल। मुकेश सहनी के आने की वजह से तेजस्वी काफी मजबूत हो जाते हैं, वहीं कांग्रेस थोड़ा पेच फंसा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी तरफ
चिराग पासवान इस बार एनडीए का हिस्सा है, जी डैमेज किया था, इस बार हिस्सा है, वहां भी बेनिफिट है जी और 5 दलों का जमावड़ा वहां भी है। तो जी बेहतर परिस्थिति में एनडीए कहेगी कि वो भी है, लेकिन अगर मैन टू मैन किया जाए आकलन तो कागज पर वोटों का शेयर एनडीए का बड़ा है, लेकिन चेहरा महागठबंधन के पास बड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। एंटी ये इनकम्बेंसी कांटे कांटे की लड़ाई है। के साथ है, एंटी जी इनकम्बेंसी महागठबंधन के पक्ष में है। और बिल्कुल तो कहा जा सकता है कि ऑपरेशन सिंदूर हो या वोट बैंक हो या विभिन्न राज्यों में भाजपा जैसे जीतते आई है, उसके जी कारण ऐसा लगता है कि बिहार भी उसके लिए बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा। जी इसीलिए लड़ाई बराबरी की है और इस बराबरी की लड़ाई में अगर एक बिंदु अगर हटा लिया जाएगा किसी में जी से तो जी लड़ाई 3 तरफा हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल केवल देखिए सरकार बनाने से रोक नहीं लेंगे ये लोग, बीजेपी और जो आरजेडी है, महागठबंधन। जी इसको दोनों को केवल सरकार बनाने से नहीं रोक लेंगे तीसरे दल, जी बल्कि अपनी सरकार बनाने का दावा भी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसी स्थिति हो सकती है। जी वर्तमान परिस्थिति में नमन जी जो हमारे सामने नजर आ रहा है, दो आपने बताया कि बहुत बैलेंस दो गठबंधन है, इसमें तीसरे कोण की तरफ इशारा कहीं अगर देखा जाए तो वो प्रशांत किशोर पैदा कर रहे हैं, जब उन्होंने कई लोगों को अपनी पार्टी में ज्वाइन कराया, जिसमें आरसीपी सिंह के आने के बाद और कई लोगों के आने की संभावना बढ़ रही है। ये एक तीसरा कोण पैदा हो रहा है। अभी तो इसे पसना ही समझा जाएगा कि जिधर पलड़ा झुकेगा, जिसके खिलाफ इनका मजबूत उम्मीदवार होगा, उधर पलड़ा जो है भारी पड़ जाएगा। ऐसी स्थिति में क्या ये तीसरे कोण की तरफ 2005 की तरफ इशारा कर रहे हैं और ये वो स्थिति पैदा कर सकते हैं जिसमें सरकार बनाने की स्थिति पैदा नहीं हो, जिसमें पहला नंबर तो निश्चित रूप से प्रशांत किशोर की जनसुराज का आता। जी प्रशांत किशोर निश्चित ही रामविलास पासवान तो नहीं, लेकिन इस बार एक अच्छा कहीं ना कहीं एक अच्छा मुझे कहेगा विकल्प के तौर पर बनकर आ रहे हैं। तो प्रशांत किशोर के साथ समीकरण तो है, समीकरण ये है कि वो सवर्णों की एक बड़ी फौज लेकर चल रहे हैं जी, लेकिन समीकरण के अलावा जो रणनीति है वो प्रशांत किशोर की सबसे बड़ी ताकत है। बिल्कुल क्या बिल्कुल। ताकत है? प्रशांत किशोर मैन टू मैन वॉरफेयर के लिए जाने जाते हैं। बिल्कुल बिहार के 243 सीटों पर 243 रणनीतियों के तहत अगर कोई एक पार्टी उतरेगी तो वो प्रशांत किशोर की पार्टी। जी कहीं और वो अपने ओरिजिनल रोल में भी आ गए होगा, कहीं लवकुश होगा, कहीं सवर्ण कोटा होगा, कहीं कोई कोटा होगा, हर जगह वो क्षेत्रीय समीकरणों के हिसाब से रणनीति बनाएंगे। और देखिए एक्सपेक्टेशन भी प्रशांत किशोर से 0 है। जी जी इससे उम्मीद नहीं है, वो चौंका देता है कभी कभी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दोहरा नहीं। लेकर चलेगी तो प्रशांत किशोर को उनकी रैली ने बहुत कुछ सिखा दिया। शायद सफल रैली प्रशांत किशोर को एक बड़ा नेता नहीं बनाती, लेकिन एक विफल रैली प्रशांत किशोर को एक बहुत बड़ा नेता, एक बहुत बड़ा चिंतक, पॉलिटिकली मैच्योर बना दिया है। उनके फैसले, उनके एक्शन से नजर आने लगा है। प्रशांत किशोर एक तरफ मुसलमानों को बिहार में अपने 243 के हिस्से में रिजर्व सीटें देंगे, वहीं महिलाओं के लिए सीट रिजर्व करेंगे। इसके साथ साथ सवर्णों का भी एक नेचुरल टेंडेंसी रहेगा कि अगर नीतीश को वोट नहीं करना है तो तेजस्वी नहीं करके हम प्रशांत को करते हैं। तो एक तरफ उनकी मंशा, उनकी स्ट्रैटेजी पूरी तरीके से तेजस्वी को एक्सपोज करने की है, नीतीश को एक्सपोज करने की है, लेकिन दूसरी तरफ उनकी मंशा ये भी है, उनकी रणनीति जो है वो भाजपा को डैमेज करेगी। यानी दोनों गठबंधनों को प्रशांत किशोर इक्वली डैमेज करेंगे, चाहे बना चाहे। जी एक सवाल था मेरा नमन जी, अभी अभी आपने रणनीति की बात की और इसी रणनीति का एक हिस्सा आज देखने को मिला है कि आज एक चिट्ठी हमें मिली है जनसुराज की तरफ से। उस चिट्ठी में एक बड़ा फैसला लिया है फिर से प्रशांत किशोर ने। आपको याद होगा किशोर कुमार मुन्ना राजपूत समाज से आते हैं, जो संगठन महामंत्री हुआ करते थे, तो संगठन की उनको जिम्मेदारी दी गई थी। जैसे ही उदय सिंह को उन्होंने पार्टी का कमान दिया, वैसे ही किशोर कुमार मुन्ना को उस पद से हटा करके और सुभाष कुशवाहा को, कुशवाहा समाज से आने वाले एक बड़े नेता हैं, संगठनिक रूप से उनको जाना जाता है और कभी राइट हैंड हुआ करते थे उपेंद्र कुशवाहा के, उनको वो जिम्मेदारी दी है। तो इसका मतलब है कि वो रणनीति को अच्छी तरह से समझ भी रहे हैं और उस रणनीति पर काम भी करना शुरू कर दिए हैं। यानी उनको समझ में आ गया है कि आखिर उनका रोल क्या है, यानी अपने ओरिजिनल रोल में आ चुके हैं। देखिए जो दर्शक मेरे साथ बहुत दिनों से हैं वो समझेंगे कि मैंने वादा किया था कि जब प्रशांत किशोर सही रणनीति और सही जज्बे से, सही सोच से बिहार की राजनीति में पॉजिटिव इंपैक्ट लाने की कोशिश करेंगे तो मैं भी
पढ़ाई, उनकी कार्यों की समीक्षा, पॉजिटिव समीक्षा भी करूंगा मैं। आज प्रशांत किशोर बेहतर काम कर रहे हैं तो उसकी समीक्षा मैं कर रहा हूँ। और देखिए सबसे बड़ी बात कि प्रशांत किशोर इंक्लूसिव हुए हैं, समावेशी हुए हैं। राजनीति बार बार मैं कहता हूँ कि समावेश की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। और समावेश से याद आता है कि बिहार में एक और पार्टी जिसको ना इंडिया गठबंधन ने रखा, ना उसको तेजस्वी अपने साथ रखते हैं, वो है ओवैसी की पार्टी एमएम। अब इसकी बिल्कुल बिल्कुल जी। दूसरे नंबर पर ओवैसी हैं और उन्होंने आकर के, खास करके बिहार में आकर के उन्होंने अपना शुरुआत भी कर दिया और 2 उम्मीदवार खड़े भी कर दिए हैं। 50 सीटों पर लड़ने की बात की है। और वह इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ठगती है और एक चोर है। इन दोनों को सबक सिखाना है और 50 सीटों पे वो उम्मीदवारी खड़ा कर रहे हैं। प्रत्याशी भी जानते हैं किस समाज से है उनके? जी जी, निश्चित रूप से, और एक मुस्लिम समाज से। जी, तो ये आप समझिए कि कितना तगड़ा समीकरण वो भी लेकर आ रहे हैं। जी जी, निश्चित। 2 महीने में पूरे देश में सबसे पॉपुलर चेहरे जानते हैं कौन है? नरेंद्र मोदी, जयशंकर या फिर अजीत डोवलकर नहीं है? कोई नहीं, ओवैसी है। बल्कि वो ओवैसी है। ओवैसी ने जिस तरीके से लड़ाई हुई पाकिस्तान से हमारी, और जो स्थिति उत्पन्न हुई, हमारे सेनानियों को मारा गया, हमारे सैनिकों के साथ उन्होंने गलत किया, तब से लगातार देशभक्ति के जो चाशनी में डूबे हैं, अब वो पूरे मीठे हो गए हैं। इस देश के राष्ट्रवादियों को उससे बढ़िया मिठाई नहीं मिलेगा। और अब बिहार के मुसलमानों को एक बड़ा चेहरा, बड़ा विकल्प दिख रहा है उनमें। देखिए ओवैसी भाजपा को कितना डैमेज करेंगे ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, महागठबंधन के लिए काल बनकर आ जाएंगे। निश्चित रूप से, निश्चित रूप से, कोई जरूरत नहीं। उन्होंने पिछली बार जो 5 सीट जीते थे, अगर वो 24 कहने की बात कर रहे हैं इस बार, अगर वो 5 भी जीत जाते हैं इस बार फिर जी, तो तेजस्वी यादव की 5 सीटें कम होंगी, महागठबंधन की 5 सीटें कम होंगी। ये एनडीए में नुकसान नहीं होगा। तेजस्वी 2020 में भी यही हुआ था जिसके कारण वो नहीं बने थे। ये सोच 2020 में भी यही हुआ था जिसके कारण वो सत्ता पर जाते जाते रुक गए थे। और आप एक और बड़ी बात नमन जी, याद आ रहा है मुझे, आपने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि जब जैसे ही युद्ध शुरू हुआ था और युद्ध जैसी स्थिति बनी थी, तो ओवैसी ने एक बात कहा था जिसको आपने कोट भी किया था कि पाकिस्तान वाले मुसलमान अलग हैं और हिंदुस्तान वाले मुसलमान अलग हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए भारतीय मुसलमानों को सबसे ज्यादा दुख इस बात का लगता है जब उनको अपनी राष्ट्रभक्ति साबित करनी पड़ती है। जी, और आप देख सकते हैं कि बिहार ही एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहां से हिंदू से ज्यादा मुसलमान सैनिक मारे गए। बिल्कुल बिल्कुल, ये इस बात का प्रतीक है कि बिहार के लोग कितने सेकुलर हैं। और यहाँ पर ओवैसी की दाल हर बार गलेगी। तेजस्वी यादव जिस तरीके से समावेशी नहीं बन रहे हैं, उसकी वजह से कई दल उनसे छटक कर बाहर जाएंगे, और जो उनके समीकरण से बाहर जाएगा, उनके समीकरण का पार्टी होगा, वो तो उनका वोट काटेगा ही। ओवैसी निश्चित ही बिहार में मुसलमानों का वोट काटेंगे। वक्फ बिल और ऑपरेशन सिंदूर दोनों पर ओवैसी का जो स्टैंड था वो उनको पॉपुलर फिर से मुसलमानों में, कम से कम बिहार के मुसलमानों में करेगा। इसका फायदा उनको होगा। जी नमन जी, तीसरा जो कोण पैदा हो रहा है उसमें डरावने चेहरों में अगर देखा जाए तो इंडिया गठबंधन के 3 घटक दल हमें नजर आ रहे हैं और तीनों पड़ोसी राज्य हमारे हैं। एक तरफ आपने देखा होगा कि जो समाजवादी पार्टी है, अखिलेश यादव बिहार में चुनाव लड़ना चाहते हैं। दूसरी तरफ मैं आऊंगा, लेकिन पहले बिहार वाले पे चर्चा कर लेते हैं। मुझे लगता है तीसरे नंबर पर विशुद्ध रूप से बिहार में आईपी गुप्ता आते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। जो पार्टी बिहार में एक बहुत बड़ा जनाधार अपने पास रखे हुए है, जो बिहार की 158 सीटों पर अपनी धमक रखती है। जीत हार का आंकड़ा बिहार में इस बार रहा है 300 वोटों का भी जी, और 20 वोट तक भी जीत हार हुआ है। और बिल्कुल 15,000 पर विधानसभा एवरेज वोट उनका है। तो बाबा 15,000 में तो जीत हार छोड़िए, एक काफी बड़ा मार्जिन हो जाता है जीत का। 100 से ज्यादा सीटें हो जाती हैं। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ, 158 सीटें हैं। तो आखिर आईपी गुप्ता जिस गठबंधन में रहेंगे उसे मजबूत तो करेंगे ही, लेकिन फिलहाल तो किसी गठबंधन में नहीं है और उनकी बहुत रुचि भी किसी गठबंधन में जाने की नजर नहीं आ रही बातचीत से। ऐसे में मुझे लगता है कि अगर वो दोनों गठबंधन में से किसी में नहीं जाएंगे तो वो तो तीसरे मोर्चे में एक सबसे बड़ी ताकत बन जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। से भी
ज्यादा ताकतवर तौर पर वो डैमेज करेंगे तेजस्वी और नीतीश दोनों को। जी जी, इसमें कोई दो राय नहीं। दोनों से बदला लेना है। तो जी ऐसे में मुझे लगता है बाबा कि किसान किशोर से बड़ी रैली की, जी किसान किशोर से बड़ा जनाधार है, जी ओवैसी से ज्यादा वास्ट डिस्ट्रीब्यूटेड वोट बैंक है, ज्यादा जी सीटों को प्रभावित करने की क्षमता है। तो जी आईटी गुप्ता इसीलिए ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। और सबसे जी, डरावना चेहरा अगर इस पूरे लिस्ट में कोई है तो वो आईटी गुप्ता है, यदि बिल्कुल, वो इसमें कोई गठबंधन दो का राय नहीं। हिस्सा नहीं बनते हैं तो किसी भी। निश्चित रूप से, निश्चित रूप से, क्योंकि इनके पास इनका वोट साफ नजर आता है और वो बिल्कुल ऑन पेन पेपर नजर आया है, फील्ड में नजर गिनवा आया, जमीन पे नजर आया। गिनवा के दे रहे हैं। जी अगर जी अगर मुकेश सहनी दोनों गठबंधन में नहीं होते तो वो भी जी, सीट लेकर डैमेज करते। बिल्कुल निश्चित रूप से, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2018 से उन्होंने कहीं ना कहीं नाक में दम करके रखा है दोनों ही गठबंधन को। जी बिल्कुल 2020 में एक की सरकार बनवाई तो एक की सरकार नहीं बनने के लिए वो जिम्मेवार हुए। जी जी उनके 4 वोट बहुत मायने रखते थे। इसके अलावा नमन जी, अगला जो डरावने चेहरों की बात मैं कर रहा था, निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन के कुछ ऐसे घटक दल हैं जिसमें से आप उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव हैं, जिनकी पार्टी समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है बिहार में। हेमंत सोरेन है, जिन्होंने पिछली बार इंडिया गठबंधन को उसके माकूल, उसके डिमांड के अनुसार सीटें दिया था झारखंड में, अब वो बिहार में भी चाहते हैं। ममता बनर्जी अलग से वो तृणमूल कांग्रेस चुनाव लड़ना चाहती है, जो क्षेत्रीय क्षेत्र है जो बंगाल से सटा हुआ। तो ऐसी स्थिति में क्या लगता है कि ये भी एक डरावने चेहरों के रूप में सामने आ सकता है जो इंडिया गठबंधन के लिए मुश्किलें पैदा करेगा? देखिए बिहार में मैं थोड़ा सुन नहीं पाया, बीच में आपका कट गया हुआ। जी, मैं बता रहा था कि जिस तरह से झारखंड में आपने देखा कि हेमंत सोरेन ने इंडिया गठबंधन का मान सम्मान रखते हुए इंडिया गठबंधन के सभी घटक दलों को सीट दिया, वो बिहार में चाहते हैं चुनाव लड़ना। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव हैं, वो चाहते हैं कि हम बिहार में चुनाव लड़ें, जो हमारा निकटवर्ती क्षेत्र है। वहीं मायावती चाहती हैं कि हम भी लड़ें। ममता बनर्जी चाहती हैं कि चूंकि इंडिया गठबंधन में वो हैं, वो पिछली बार भी चाह रही थी कि बिहार में चुनाव लड़ें और जो उनका निकटवर्ती क्षेत्र है वहां तृणमूल कांग्रेस को अपना उम्मीदवार देना चाहती हैं। तो ऐसी स्थिति में ऐसा तो लगता है ना कि ये भी डरावने चेहरे सामने आ सकते हैं। बाबा बिहार का एक हिस्सा बंगाल से सकता है, जी बिहार का एक हिस्सा उत्तर प्रदेश से सकता है, जी बिहार का एक हिस्सा झारखंड से सकता है। जी, ये तीनों राज्य ऐसे हैं जहां जिनमें से 2 राज्यों में तो सरकार विपक्ष की है बिल्कुल। और एक राज्य है जहां पर विपक्ष बहुत मजबूती से लोकसभा का चुनाव जी लड़ा है, जी भाजपा जी प्रभारी जी हुआ है। तो सपा जी, डैमेज करेगी बक्सर की सीटें, मायावती बिल्कुल। बक्सर की ही सीटें डैमेज करेंगी और काराकाट और आसपास के रोहतास की सीटें डैमेज करेंगी, जी गोपालगंज की सीटें डैमेज करेंगी। इसी तरीके जी, से बिहार के कुछ सीटें हैं जहां पर ममता बनर्जी का एक बहुत बड़ा रोल होगा, वो भी डैमेज करेंगी। फिर और सबसे बड़ी भागलपुर से है, लेकर के सीमांचल का पूरा क्षेत्र आता है जो बंगाल से सटा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल किशनगंज है, जी, जो नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर बुलाया जाता है, पूर्णिया है, इन क्षेत्रों अररिया में है, सारा सारा जगह आता है उधर। टीएमसी यदि आएगी तो बांग्लादेशी जो कहा जा सकता है, अब तो उनके पास आधार कार्ड सब कुछ है, वोटर कार्ड है, लोग कहते हैं। रोहिंग्या की बात आप शायद कर रहे हैं। जी जी, तो जी, वो भी वोट बैंक तो उन्हीं का है ना। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल, अगर इसमें कोई दो राय नहीं। और हमें जो पता चला है कि उस वोट बैंक को वो अपने पाले में तो करती हैं, लेकिन जी बिहार में तेजस्वी यादव ने सपा, बसपा और जी, टीएमसी तीनों को साथ नहीं रखने की बात कही है बिल्कुल बिल्कुल, भीतरखाने में। तो ये तीनों डैमेज करेंगे। निश्चित रूप से यादव इसमें कोई वोट दो राय नहीं है, डरावने चेहरे में ये भी है। शेड्यूल ट्राइब का वोट कटेगा। जी फिर आप देखिए कि मुसलमानों का वोट काटने के लिए भी वहां है व्यवस्था। तो मुझे लगता है कि इन चेहरों को, फिर वही बात, समावेश की राजनीति सबसे बढ़िया राजनीति है। जी, अभी तो देखिए तेजस्वी यादव की समस्या ये है कि वो अपने घटक दलों की भी सीटों को लेकर अब तक कुछ स्पष्ट नहीं बोल पाए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो झमेला देश उन्हीं में लोगों में चल रहा कांग्रेस है। सब संशय में है। हाँ, अभी तो कांग्रेस के साथ ही झमेला नहीं फरियाया है। थोड़ा बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा। जी जी बाबा। जी, निश्चित रूप से जो वर्तमान परिस्थितियां बन रही हैं वो साफ साफ इशारा कर रही हैं कि इस बार के चुनाव में जो बार बार हम ये कहने के लिए मजबूर हो रहे हैं कि इस बार ऐसा नहीं लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक होगा, और कहीं ना कहीं त्रिशंकु जो जनादेश है वो आने की स्थिति पैदा हो रही है, जो हमने 2005 में देखा। जी जी बाबा। जी, तो नमन जी,
आज के एपिसोड में हम यहीं विदा लेते हैं। बाकी की खबरें जो है भारत लाइव पे आप देख सकते हैं, और पंचनामा का फिर से हम कोई ऐसा ही एपिसोड लेकर के आएंगे जिसमें हम बिहार की राजनीति और आने वाले जो भविष्य है उस पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।